हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो है डिटर्मिनेंट। In the previous class we were discussing about the matrix, types of matrix, adjoint, inverse, properties of adjoint and inverse matrix। आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इसके बारे में लिखेंगे। इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक होना कंपलसरी है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट तभी पॉसिबल है जब वो आपका मैट्रिक्स जो गिवन है वो स्क्वायर हो। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये n बाई एन का आपके पास एक मैट्रिक्स A है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाई, अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट शो करना है तो ये जो कॉलम आपने बॉक्स जो बनाया है वो सिंपली ओपन बॉक्स हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं इसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। और इसको दूसरा वे हमारे पास तरीका, हम इसे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है, अगर उसे डिटरमिनेंट वे में हमें शो करना है तो मोड A बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, डेल्टा के रूप में भी हम उसे शो कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिटरमिनेंट? बेसिकली डिटरमिनेंट क्या है, इज़ द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है किसी भी मैट्रिक्स का, यानी मैट्रिक्स के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के तौर पर हम डिटरमिनेंट्स को बताते हैं उस चीज़ के लिए। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अगर हम बात करें, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमने प्रीवियस भी देखा था। सपोज अगर एक मैट्रिक्स 2x2 का है तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम उसे लिखेंगे, सपोज A1 A2 B1 B2। ठीक, तो एनी डिटर्मिनेंट आपको गिवन है जिसमें मैंने यहाँ डेल्टा के रूप में उसे शो कर रखा है। एंड अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, वैल्यू ये होता है आपका A1 B2 माइनस B1 A2। सिंपल इज दैट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यही हम करते हैं। 3/3 का होगा, वो भी हम इसके अंदर आगे चलकर देखेंगे। अगर 3/3 का होता है तो उसमें हम एक लिख सकते हैं नोट डाल के, इस चीज़ के लिए आप लिखें इसमें डिटर्मिनेंट इज एक्सपेंडेड along any row and column। determinant is expanded along any row or any column। ठीक, the sign of elements taken in expanded form तो हम क्या क्या सिंबल के तौर पे एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमने इस क्या लॉन्ग हम देखना चाहें तो A1 B2 माइनस B1 A2, ये 2x2 के लिए था। सपोज 3/3 का अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट शो दे रखा है, लेट एनी डिटरमिनेंट डेल्टा आपको दे रखा हो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 3/3 का आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, किसी भी एक रो के लिए हम इसे ओपन कर सकते हैं, कॉलम के लिए हम इसे ओपन कर सकते हैं। वैल्यू जो रहेगा डिटर्मिनेंट का दैट विल नेवर चेंज। अगर हम इस रो के R1 रो के अलोंग इसे ओपन करते हैं तो वैल्यू क्या मिलता है हमें, पहले हम देख चुके हैं। A1 B2 C3 माइनस B1 के लिए अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास A2 C3 माइनस A3 C2। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपके पास C1 के लिए अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा C1 इंटू A2 B3 माइनस B2 A3।
ठीक है। तो जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं किसी भी एक रो के लिए कर सकते हैं, किसी भी एक कॉलम के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं। मान के चले हम सेकंड रो के लिए अगर करना चाहें तो यहाँ पे देखिए मैंने इस एलिमेंट को जब एक्सपेंड किया तो हमने क्या लिया, उसका साइन नेगेटिव साइन लिया, ठीक। तो साइन ऑफ एलिमेंट्स टेकन इन एक्सपेंड फॉर्म में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। अगर मैं इस कॉलम के सापेक्ष रेस्पेक्ट में अगर इसे ओपन करना चाहूँगा तो मुझे माइनस किस में लगाना होगा, किस में प्लस लगाना होगा, उसके लिए आप लिख सकते हैं। जनरली हम 3/3 का जो डिटर्मिनेंट रहेगा उसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, उसके लिए आप लिख सकते हैं ये प्लस माइनस प्लस, इस वाले एलिमेंट के लिए माइनस प्लस माइनस एंड अगेन प्लस माइनस प्लस। कैसा हमने ये चेक किया, इसे रटने का ज़रूरत नहीं। ये वाला एलिमेंट्स कौन सा है हमारे पास, A11, यहाँ पे एलिमेंट्स A12 होगा, यहाँ पर एलिमेंट A13 होगा। यानी I और J का अगर सम हम देखें वो अगर हमें इवन नंबर मिल रहा है तो वो एलिमेंट्स हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेगा। लेकिन अगर I और J की वैल्यू को हम ऐड करें और वो हमें एक ऑड नंबर मिल के आता है, जैसे यहाँ पे भी नंबर होगा, ये नंबर सब क्या है, ऑड नंबर है। I प्लस J को अगर हमने ऐड किया तो जहाँ भी एलिमेंट्स ऑड हमें नंबर देता है आफ्टर द एडिंग ऑफ I एंड J, तो उसको एक्सपेंड करने पर हम नेगेटिव साइन लेंगे। अगर इवन नंबर हमारा I और J के ऐड करने पर आ रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव साइन हमारे यहाँ पे लेगा, ठीक। तो ये तो एलिमेंट्स के लिए हमने से डायरेक्टली वे में लिखा, ओपन करना। इसी को जो आपने यहाँ पे लिखा है B2 C3 C3 B1 जो भी वैल्यू लिखा है, इसको हम दूसरे वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन को हम अब जो बताएंगे आपको वो कोफैक्टर्स और माइनस के पॉइंट ऑफ रेस्पेक्ट में हम आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। तो वो आप लिखिए इसमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। नेक्स्ट इसी में आप लिखें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो रहेगा उसे आप लिख सकते हैं समीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो हो सकता है या कॉलम हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय देयर कोफैक्टर्स, मल्टीप्लाइड बाय देयर कोफैक्टर्स। ये किस किस के समझ में आया कि हम अगर वैल्यू निकालना चाहें तो कोफैक्टर्स के उसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। तो पहले तो आप इसे लिखें, सपोज अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, अगर यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कोई डिटर्मिनेंट है जिसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, अगर हम इस रो के लिए बात करते हैं R1 के लिए, समीशन मतलब सम करना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, अगर मैंने पहला एलिमेंट 1 1 लिया तो उसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर को हमने देखा है C से रिप्रेजेंट करते हैं, C क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, प्लस समीशन यानी प्लस करना है। अगला क्या हो जाएगा B, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, इसे अगर नाम क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं 1 2 एलिमेंट्स, या आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखें तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक। तो B एक तरह से हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर B1 जो हमें दे रखा है वो एक तरह से एलिमेंट्स है A12, तो उसके लिए क्या हो जाएगा C12 की वैल्यू प्लस A13 एलिमेंट के लिए C13, ये आपके एलिमेंट्स हैं। A11 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितना है, A1 दे रखा है। A12 यहाँ पर हमें A12 हमने किसके इक्वल लिख रखा है, B1 को बोल रहे हैं। A13 यहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं, A13 जो एलिमेंट्स हैं उसे हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, C1 बोल रहे हैं, ठीक। तो ये A11 A12 A13 ये हमारे क्या है, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स हैं, उसका किसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके कोफैक्टर के साथ। A11 का जो कोफैक्टर के साथ, A12 है तो A12 के कोफैक्टर के साथ,
A13 है तो उसके A13 के कोफैक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें एंड देन आफ्टर अगर हम उसे ऐड करते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वापस से फाइंड हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट। लेकिन अगर सपोज हमने ये किया, फर्स्ट वाला मैं रो कंसिडर कर रहा हूँ एलिमेंट्स के लिए, लेकिन कोफैक्टर्स में अगर किसी अदर रो के लेता हूँ, सेकंड के या थर्ड के, यानी मैंने क्या किया, ये तो हमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर मैंने ये किया कि फर्स्ट वाले रो के तो मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ, लेकिन कोफैक्टर में फर्स्ट के ना लेकर किसी और के ले रहा हूँ, यानी C21 मैंने लिखा, A12 के लिए मैंने C22 लिख दिया, A13 एलिमेंट लेकिन कोफैक्टर में जो ले रहा हूँ वो 23 ले रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें जो मिलेगा वो ऑलवेज 0 मिलेगा। ठीक, इसको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे नोट करना कि अगर मैंने एलिमेंट जो ले रहा हूँ लेकिन उस एलिमेंट का जो कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई ना कर मैं किसी डिफरेंट रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो डायरेक्टली वैल्यू डिटर्मिनेंट की हमें 0 मिलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब कोफैक्टर्स शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लास्ट हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, जो मैट्रिक्स में हमने कोफैक्टर्स भी निकालना सीखा था, माइनर्स भी हमने निकालना सीखा था, वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। इन्हें शॉर्ट वे में आपको बता सकता हूँ कि कोफैक्टर अगर हम निकालें Cij कोई भी निकालें तो -1 की होल पावर क्या होता है i+j, इंटू मल्टीप्लाई में क्या होता है Mij क्या होता है हमारा माइनर, बता सकते हैं? तो वहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो कोफैक्टर और माइनर्स हमने मैट्रिक्स में अच्छे से प्रैक्टिस किया है, जानते भी हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को हम कोफैक्टर और एलिमेंट के रिलेशन में भी बता सकते हैं, उसके लिए आप ये पॉइंट नोट करें। अगर डिफरेंट से करते हैं तो डेफिनेटली उसका आंसर कितना मिलेगा? 0, इसको भी आप नोट करें। तो दो हमारे पॉइंट्स, डिटर्मिनेंट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है डिटर्मिनेंट के लिए, स्क्वायर होगा देन आफ्टर ही हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। 2/2 हो, 3/3 हो, किसी भी रो किसी भी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में अगर हम उसे एक्सपेंड करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम बता सकते हैं। नाउ हम मूव करते हैं आगे। जो वैल्यू हम डिटर्मिनेंट के निकाल रहे हैं उसके लिए सम प्रॉपर्टीज़ है। बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है, प्रॉपर्टीज़ को लेकर है। डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें देखना है। तो नेक्स्ट इसमें आप पॉइंट नोट करें, हमारे पास करीब 8-9 प्रॉपर्टीज़ हैं। 1 बाय 1 हमने नोट करेंगे और समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर हमें चेक करना है तो क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही आएगा, उसको भी हम देखेंगे क्वेश्चंस को। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में आप लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप नोट करें, इफ every element of any row or column, if every element of any row or column is 0, then value of determinant is also 0। ये मतलब समझ में आया? अगर हमारे पास कोई भी एक डिटरमिनेंट दे रखा है फॉर सपोज A1, A2, A3, लेकिन यहाँ सेकंड वाले में सारे एलिमेंट्स अगर हमारे 0 दे रखे हैं तो डायरेक्टली हमें सॉल्व नहीं करना, हम बता सकते हैं विदाउट सॉल्विंग, विदाउट एक्सपेंड, इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? 0। एवरी एलिमेंट एनी रो, कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम, अगर सारे एलिमेंट्स हमें 0 मिल रहे हैं देन आफ्टर हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्टली हम उसे बता सकते हैं। ठीक, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है वो आप लिखें, बाय चेंजिंग इट्स कॉलम इन रोज and rows into column, value of determinant
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉट चेंज। ठीक, मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के कॉलम को रो में चेंज कर दें एंड रोज को हम कॉलम में इंटरचेंज कर दें, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा, उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। फॉर सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है। ठीक, वापस से रीड करो क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग इट्स कॉलम इनटू रो एंड रोज इनटू कॉलम। अब एक नया इसको डेल्टा 1 नाम दिया, इसको हमने डेल्टा 2 दिया। डेल्टा 2 कब हम फाइंड कर रहे हैं, जब सारी रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज सारे करने होंगे, यानी A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। आपने एक नया डिटरमिनेंट बनाया, उसकी 3 रो थी, 3 रोज को आपने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। कॉलम को रो करें, रो को कॉलम में करें, लेकिन 3 रो हैं तो तीनों को करना होगा, 2 कॉलम में दोनों को करना होगा, 4 बाई 4 का है तो चारों रो चारों कॉलम उसके होने चाहिए। अगर ऐसा होता है देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो यहाँ हमें मिल रहा था और यहाँ जो मिलेगा बोथ आर इक्वल। सो वी कैन से दैट इन दिस कंडीशन डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 व्हेन वी आर चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। अगर सारे के सारे रोज और कॉलम करस्पॉन्डिंगली इंटरचेंज कर दिए जाएं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो रहेगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। हमारा सेकंड तक किसी को दिक्कत नहीं, चलिएगा आप नोट करते रहिएगा साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, कितने आपसे क्वेश्चंस लग पाते हैं क्या इसके क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ को लेकर, और कितनों को आप नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर्टीज़ को लेकर हम क्वेश्चन जो करेंगे उससे थोड़ा बेटर समझ में आएगा हमें चीज़ें, क्योंकि मेन हमारा फोकस क्वेश्चंस को लेकर है। क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं इट मीन्स हमें थ्योरी समझ में आ रहा है, अदरवाइज सिर्फ थ्योरी का कुछ लेना देना नहीं अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगला इसमें लिखें थर्ड पॉइंट, आई थिंक थर्ड पॉइंट लिखें इसके अंदर, इफ़ एनी 2 रो और कॉलम, इफ एनी 2 रो और कॉलम, ठीक, आर इंटरचेंज, आई थिंक कई कोई लोगों को दिमाग में आ रहा होगा जब हम सेकंड बता रहे थे कि सर 2 को चेंज करें तो क्या होगा, इसीलिए थर्ड वाला पॉइंट हम लिख रहे हैं। इफ़ एनी 2 रोज या कॉलम आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट जो होगा इज चेंज, बट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या किया। सपोज एक हमारे पास डिटरमिनेंट यहाँ पर दे रखा है डेल्टा 1, अगर हम उसे बोल रहे हैं A1 A2 A3। मैं जनरली यही एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा सीधा है, समझ में भी आसानी से आता है। C1 C2 C3 ये कोई एक आपका डिटरमिनेंट है। अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे हैं, इसको डेल्टा 1 दो, इसको डेल्टा 2 किया हमने। एनी 2 रो, मैं अब सारी की सारी रो और कॉलम यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ, कोई भी 2 रो को मैं अगर चेंज कर रहा हूँ, सपोज मैंने R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज किया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 C2 C3, B1 B2 B3, ये मैंने एज इट इज़ रखा सेकंड वाले रो। अब यहाँ पे हो गया A1 A2 A3, सिर्फ मैं किसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, इन 2 रो को, R1 को और R3 को। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है कि डेल्टा 1 जो होगा वो माइनस डेल्टा 2 के इक्वल होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। सपोज अगर यहाँ हमें नेगेटिव आंसर मिल रहा था देन यहाँ पर हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा, एंड सपोज यहाँ हमें पॉजिटिव मिल रहा था तो हमें यहाँ नेगेटिव आंसर मिलेगा, बट न्यूमेरिकल वैल्यू वो चेंज नहीं होगा। यहाँ आंसर अगर हमें 15 था तो यह -15 हो जाएगा।
यहाँ अगर -40 था तो यहाँ हो जाएगा आंसर हमारा 40। ठीक, अब आपको क्या करना है, उसके लिए कोई भी आप 3/3 का एक डिटरमिनेंट माइंड में सेट करें, उसकी वैल्यू निकालें और उसकी रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करके आप देखें कि वाकई ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है नहीं। ये आपका होमवर्क होगा। आप 1 या 2 एग्जाम्पल अपने माइंड में सोचें, जैसा आपको प्रॉपर्टी थर्ड में बोला है वैसा करें, सेकंड में बोला है सेकंड में करें, तो आपको क्या है कि लॉन्ग टाइम तक ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ याद रहेगी उसकी। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ हम मूव करते हैं। आई थिंक 3 प्रॉपर्टीज़ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा, 4 प्रॉपर्टी जो हमारा है, बड़ा इजी टॉपिक है हमारे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को लेके। मैट्रिक्स हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ मैट्रिक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो आफ्टर डिटर्मिनेंट हम पढ़ाएंगे, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना अगर आपको बताना होगा तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ हमारा कंसिस्टेंट वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन अगर 3 हमें दे रखा हो तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लेते हैं। तो वो वाले जो टॉपिक्स हैं जो डिटर्मिनेंट में नहीं हुए वो अब आई थिंक आने वाले 1 या 2 लेक्चर में वो कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो हम 4th इसका पॉइंट लिखते हैं, इफ़ एनी 2 रो और कॉलम, इफ़ एनी 2 रो या कॉलम, क्या लिखा हमने, इफ़ एनी 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, then value of determinant is क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम हमें हूबहू एक जैसे मिल गए तो हम उसका डायरेक्टली वैल्यू का आंसर बोलेंगे डिटरमिनेंट का 0। कैसे, अगर यहाँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 और अगेन हमें A1 A2 A3 मिल गया, तो कोई भी 2 रो हो या कोई भी 2 कॉलम अगर हम देखना चाहें एग्जांपल के तौर पे, तो डायरेक्टली उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम बताएंगे 0 हो जाएगी। तो अगर हमें कोई भी 2, ध्यान देना है 2 मिलना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, आप कहो सर 3 मिला तो क्या होगा, अरे भाई 3 मिला तो पहले तो 2 मिले तो 0 हो गया, तो 3 मिलते रहे, उससे क्या फ़र्क है। एटलीस्ट हम कह रहे हैं इफ़ एनी 2 रो, अगर 2 मिला तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तीनों आइडेंटिकल हो वो सेकेंडरी है, लेकिन 2 अगर आइडेंटिकल है तभी हमारे पास क्या हो गया, 0 मिल गया। यहाँ तक समझ में आया। तो अगला हमारा इसका 5th पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, लिखें इसमें, इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए रो और कॉलम, यही पॉइंट है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी constant, then value of determinant is multiplied by that constant number। चलिए समझ में आएगा क्या समझे हमने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। 5th प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट, लेट सपोज Δ1 आपको दे रखा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये Δ1 तो इसको Δ2 दे, एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो, यानी कोई भी अगर हम रो या कॉलम की बात करें, सपोज मैं एक कॉलम ले लेता हूँ और इसके हर एलिमेंट को अगर मैं K से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, K A1 हो गया, K B1 हो गया, K C1 हो गया, बाकी दोनों के दोनों कॉलम एज इट इज़ है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग देयर, तो बाकी कॉलम एज इट इज़ है।
सिर्फ चेंज किस में हो रहा है, 1 कॉलम के अंदर। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगा उसमें अकॉर्डिंग टू 5th प्रॉपर्टी हम क्या बता रहे हैं वो आप लिख लीजिए कि जो डेल्टा 2 होगा वो इक्वल होगा कितना हमारा k इंटू डेल्टा 1। यानी हमने क्या किया, पहले जो वैल्यू हमें मिल रहा था उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को इस k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेक्स्ट जो हमें नया डिटरमिनेंट मिला है वो उसकी वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट। मान के चलो मैं अगर 2 रो कॉलम के अंदर इस कांस्टेंट राशि k का मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मान के चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसे k से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे p से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नेक्स्ट आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, k इंटू पी इंटू क्या, डेल्टा 1। अगर मैं मानता हूँ इसे q से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, k p एंड क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक। और अगर मैं तीनों को, इसको भी k, इसको भी k और इसको भी अगर मैं k से करना चाहूँ तीनों कॉलम को, तो k क्यूब हो जाएगा। करेक्ट यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा 6th प्रॉपर्टी। अभी पता नहीं आप लोग कितना समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप सामने क्लास के अंदर अभी एज प्रेजेंट होते हैं तो बाई फेस पता लग जाता किस किस के ऊपर बाउंस होके जा रहा है, किसके बिल्कुल फेस टू फेस आप फेस कर रहे हो उस चीज़ों को। बट आई होप आप लोगों की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। डाउट्स आप पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट्स में वैसे आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, डाउट्स उतने आप लोग नहीं पूछ पा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट डाउट्स के, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के आप अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, ये यूज़लेस है, क्योंकि आप आने वाले 1 या 2 महीने में सब कुछ भूल जाओगे अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मोर देन 300-400 एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको करने चाहिए एटलीस्ट, तब जाके आपकी जो है वो नॉलेज इंप्रूव होगी, स्पीड भी इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी भी आपकी इंप्रूव होगी, सिली मिस्टेक्स आपसे दूर हो जाएगी। आप अगर 10, 20, 50 क्वेश्चन लगा पा रहे हो तो हो सकता है थ्योरेटिकल आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें सिली मिस्टेक्स कर दोगे। न्यूमेरिकली आपके जो क्वेश्चंस एडवांस के जो बनोगे वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज़ को लेके। तो हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। प्रॉपर्टी नंबर 6, 5 तक हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देखा है। अगला लिखें, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो or column of a given determinant can be expressed as a sum of two terms, then determinant can be expressed as the sum of two determinants। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 6 नंबर की, वो हमें समझना है। क्या लिखा हुआ है उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। लेकिन यहाँ मैं अगर आपको सपोज लिखता हूँ X, Y प्लस Z, यानी अगर आपको एक ऐसा डिटर्मिनेंट मिले जिसकी कोई भी रो हो सकता है, कोई भी कॉलम हो सकता है, अगर उसके हर एलिमेंट को हम 2 टर्म्स में एक्सपेंड कर पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं 2 टर्म्स हमें गिवन है, हर एलिमेंट में 2 टर्म्स हमें अगर गिवन है, तो हम इस डिटर्मिनेंट को भी 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बता सकते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को आप अगर ये लिखना चाहें A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस सेकंड वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लेकर हम X, Y और Z, B1, B2, B3, C1, C2, C3
दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नेवर चेंज। वैल्यू जो होगा डिटर्मिनेंट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला हर एलिमेंट होना चाहिए। शर्त क्या है, जो भी आप रो देख रहे हो या कॉलम देख रहे हो, उसका हर एलिमेंट दो टर्म्स में अगर हमें दिख रहा है तो हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं। मान के चलो अगर आपका क्वेश्चन हो सर 3 में दिख रहा होता तो क्या होता, 3 में होता, मान के चलो यहाँ पर क्या लिख देते, हम P लिख देते, Q लिख देते और R लिख देते। तो बता सकते हैं क्या, एक अगला डिटर्मिनेंट बनेगा P Q R, और इन दोनों को लेकर हम एक अगला बना सकते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी से हमें पता लगा। इस प्रॉपर्टी का अगर रिवर्स किया जाए तो क्या हमें समझ में आ रहा है क्या? मान के चलो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपसे कहा जाए कि साहब इसकी वैल्यू निकालें, एक हमें यहाँ पे दे रखा हो A और B दे रखा हो, ठीक, यहाँ पे आपको दे रखा हो 1 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, प्लस A B आपको दे रखा हो, ठीक है, यहाँ दे दिया जाए 3, यहाँ दे दिया जाए 4, प्लस आपको दे दिया जाए यहाँ पर A B, यहाँ दे दिया जाए 4, यहाँ दे दिया जाए 4, प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक अगर हम इसे बढ़ाते हैं, आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं वैल्यू। इट मीन्स क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसे वापस से हम एक ऐसे फॉर्म में डिटरमिनेंट को बना सकते हैं कि ये दोनों तो क्या हो गया A B, ये सब क्या हो गया, यहाँ पे 1 प्लस क्या आ जाएगा 3 प्लस क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर स्टार्टिंग होगी 2 प्लस 3 प्लस 4, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक। या कोई भी एक नंबर दे दिया जाए कि 16 तक बढ़ा रहे हैं, कोई भी एक नंबर दे दिया जाए, तो हमें इसका क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करके हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। ये जीपी में भी हो सकता था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, और क्या हो जाए हमारे पास अगला 8 हो जाए, तो ये जीपी बन जाएगा इन्फिनिटी तक। जीपी का सम निकाल के यहाँ रख देंगे, अगली जीपी का सम निकाल के यहाँ रख देंगे, तो हमें डिटरमिनेंट भी पता लग जाएगा। ठीक, तो इसका रिवर्स भी हम सोच सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है, यानी ये एलिमेंट्स हम सेम रखते हैं, यहाँ पर AP बना दें या GP बना दें, और फिर आपसे सम निकालना जाए तो ये वाले जो रो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इन एलिमेंट को हम प्लस कर ऐड कर देंगे, और ऐड करने में AP बन रहा है, GP बन रहा है, HP बन रहा है, AGP बन रहा है, जो भी बन रहा है हम उसका सम निकालेंगे तो ओवरऑल हमें ये एलिमेंट्स पता लग जाएगा, सेकंड वाला हमें सम निकालने पे दूसरा पता लगेगा। ठीक, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। डिफ़िकल्ट अगर बनाना हो तो इसी में हम AP GP HP कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिएगा हम इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है, वो हमारा 7, इसी से रिलेटेड हमारा 7 प्रॉपर्टी है। सेवन प्रॉपर्टी आप लिखें, इफ एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइज टू every element of any row or column that added क्या लिखा हमने तब, एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आफ्टर दैट एडेड to any other row or column, then determinant is not changed. वैल्यू हम बता सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नॉट चेंज। मतलब समझ में आया कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू every element of any row or column and after that added to any other row or column, then value of determinant will never change। यानी सपोज आपको वही एक डिटरमिनेंट हम ले लेते हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब हम क्या करें, एनी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसके बाद उसे किसी अदर रो या कॉलम में, सपोज मैं अगर इस वाले कॉलम के साथ एक कांस्टेंट राशि k का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक, और उसके बाद में इस वाले कॉलम के साथ उसे ऐड कर देता हूँ,
तो नया डिटरमिनेंट में डेल्टा 2 अगर बनाता हूँ वो किस तरह से फॉर्म होगा, A1 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ के C1, A2 में अंदर ऐड हो रहा है के C2, A3 एलिमेंट के साथ आप ऐड कर रहे हो के C3 एंड यहाँ पर B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम क्या बता सकते हैं, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की वैल्यू न्यूमेरिकली चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइज टू एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आफ्टर दैट एडेड टू एनी अदर रो और कॉलम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नेवर चेंज। ठीक है, क्वेश्चंस को हम देखेंगे तब और प्रॉपर्टी हमारे समझ में आएगा। अगला हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 इसी के रिलेटेड है। अगर हम इसमें 2 रो या 3 कॉलम को भी इसमें ऐड करना चाहें तब भी हमें नहीं आएगा। जैसे हमने के C1 किया था, अगर हम सेकंड वाले को P से मल्टीप्लाई करें कॉलम को फिर उसे ऐड करें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, सेम प्रॉपर्टी उसी के लिए रहेगी। तो अगला फिर हमें एक इसी के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, सिर्फ एक कॉलम की जगह हमने 2 कॉलमों में अलग अलग कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया एंड थर्ड वाली कॉलम के साथ उसे ऐड कर दिया। ये हमारी 8 वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें अगली 9 प्रॉपर्टी जो है वो आप लिखें। इफ x minus 1, sorry, if by putting x equal to alpha, the value of determinant become 0। यानी अगर जो गिवन डिटर्मिनेंट है उसमें हम x की वैल्यू अल्फा पुट कर दें और हमें डिटर्मिनेंट का आंसर 0 मिल जाए, देन हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू जो अल्फा है देन हम कहेंगे देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमने 9 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन से हम प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और आई थिंक थ्योरेटिकल पार्ट हमारा सिर्फ 1 या 2 दिन का और है, उसके बाद हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, लेट सपोज आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है। डिटर्मिनेंट है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस पी। आपको इसकी वैल्यू बताना है कि आपके पास अगर ऐसा डिटरमिनेंट दे रखा है, इज ऑप्शन ए कुछ दे रखा है कि साहब a b c प्लस एक्स वाई जेड प्लस पी क्यू आर। ऑप्शन बी हमें दे रखा है ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है बाय दी हेल्प ऑफ दी प्रॉपर्टीज़। क्या करें हम इसकी वैल्यू, अगर प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करना चाहें तो हम, अगर देखिए हमें यहाँ पर ए दिख रहा है, पहले हम सबसे पहले एलिमेंट्स को बड़े गौर से देखेंगे कि एलिमेंट्स में क्या क्या हमें कुछ दिख रहा है। हमें पैटर्न जो दे रखा है वो फाइंड आउट करना होगा। जितना जल्दी हमारे माइंड में पैटर्न क्लियर होगा उतना जल्दी हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें लगानी होगी, ये हमारे माइंड में रहेगा। तो हमें देखिए ए मिल रहा है, कहीं ना कहीं माइनस ए भी दे रखा है। ठीक है, माइनस बी है तो बी भी दे रखा है, माइनस सी है तो सी भी दे रखा है। तो क्या करें कि कुछ 0 जैसा मिल जाए हमें कोई रो में सारे, तो डायरेक्टली बोल देंगे 0। 2 रो या कॉलम सिमिलर मिल जाए तब भी डेफिनेटली हम उसकी 0 बोल देंगे। यह हमारा कोशिश क्या होगा कि प्रॉपर्टी की हेल्प की सहायता किसी भी रो या कॉलम में एटलीस्ट 2 0 हम बना लें ताकि उसको एक्सपेंड करें तो बड़ा इजीली हमें उसका आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, C1 कॉलम को चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के लिए हम एरो का निशान लगाते हैं, इंटरचेंज के लिए बोथ साइड वाला लगाते हैं। C1 इज चेंजिंग, किस तरह से, C1 प्लस C2 प्लस C3।
मैं फर्स्ट वाले कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, किस तरह से, दोनों के जो कॉलम्स है उसे ऐड कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूँ a माइनस बी प्लस हो जाएगा b माइनस सी प्लस क्या हो जाएगा c माइनस ई। यहाँ पर x माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा y माइनस जेड प्लस क्या हो जाएगा z माइनस एक्स। ये हो गया p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर प्लस r माइनस पी। बाकी के दोनों एज इट इज़ रहेंगे, b माइनस सी वाई माइनस जेड q माइनस आर c माइनस ए z माइनस एक्स r माइनस पी। ये दोनों एज इट इज़ सेम रहेंगे कॉलम। तो a से a कैंसिल आउट, c से c, b से b, x से x कैंसिल आउट, z से z, y से y, p से p कैंसिल आउट, r से r, q से q। तो ये वाला हमारा क्या बन गया, सारे के सारे इसके एलिमेंट्स जीरो। किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है तो बड़ा इजीली हम क्या बोलेंगे, आंसर जीरो। तो प्रॉपर्टी आ रही तो हम बड़ा फास्ट आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम एक्सपेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक फॉर्म में उलझ जाते हैं और हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि अननोन क्वांटिटीज़ बहुत है। क्या हमें करना पड़ता है, अननोन क्वांटिटी कितनी, जितनी अननोन क्वांटिटी उतनी इक्वेशंस के रिक्वायरमेंट। तो हमें प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन हम लिखें। लेट सपोज हमारे पास कोई डिटरमिनेंट गिवन है। थोड़ा सा आप माइंड लगाने की कोशिश करें, इस बार आप ही के लिए है। 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 एंड 1 प्लस वाई, ऐसा कोई डिटरमिनेंट आपको गिवन है। वैल्यू हमें इसे बतानी है, ठीक है। जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तुक्का नहीं मारना है, ऑप्शंस ज़रूर हमें मिलेंगे, इसलिए मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को बिना ऑप्शंस क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते। ऑप्शंस में आपसे कहा जाए एक्स वाई ले लो, 1 ले लो, एक्स वाई ले लो, ठीक। अब आपको देखना है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, अभी हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, कोशिश करते हैं कि या तो एटलीस्ट 2 जीरो हमें किसी रो या कॉलम में मिले तब हम एक्सपेंड करें। अदरवाइज हम प्रॉपर्टीज़ ही लगाएं जब तक लग पा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपको देखना है कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, क्या इसे लिख सकते हैं, वो आपको देखना है। कई लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा वो ही आप लगाएं। आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ओवरऑल हमें आंसर मिल जाएगा। सोचना अलग अलग है। सपोज मैं कहता हूँ कि मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ C1 माइनस C2। आपको लगे नहीं सर मैं C2 माइनस C3 करूँगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमें प्रोसेस समझना है। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, क्यों करता हूँ उसका रीज़न आपको दिखेगा। 1 में से अगर इसको गया तो क्या मिला, माइनस। इसमें से अगर मैंने इसे माइनस किया तो ओवरऑल मेरे पास क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स। इधर क्या मिल गया, जीरो। मेरी कोशिश क्या थी कि एटलीस्ट जीरो मिले। अब चाहे तो हम एक्सपेंड कर दें, लेकिन क्या और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या एक और भी लगा सकते हैं। मैं C2 को भी तो चेंज कर सकता हूँ, C2 माइनस C3। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे पास, जीरो। यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे पास, एक्स। यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे पास, माइनस 1 1 ये हो गया 1 प्लस 1। अब बड़ा इजी है इसमें एक्सपेंड करना। अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो क्या मिल जाएगा, इसकी फर्स्ट वाले रो के रेस्पेक्ट में ओपन करते हैं तो मुझे लास्ट वाला 1 इंटू कितना मिल जाएगा, एक्स वाई। तो मेरा आंसर कितना हो गया, एक्स वाई। कर सकते हैं 1 बाई 1 हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी किस रो को किस में चेंज कर सकते हैं। एक रो को दूसरे रो में भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी। वैल्यू में कोई चेंजेस उसमें नहीं आएगा, ठीक।